अभिमन्यु कहता है क्यों। सारा गुस्से में कहती है चुप, एकदम चुप। अगर आगे कुछ कहा तो कॉल कट कर दूंगी, समझे। अभिमन्यु हैरानी से जवाब देता है, अरे क्या स्वीट हार्ट, मैं तो इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा था और तुम हो कि गुस्सा कर रही हो। सारा गुस्से में कहती है, तो फिर आप इतनी देर से उन सभी लोगों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। आपको पता है ना, मैं उन सब से नफरत करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप भी उनके बारे में बात करें। देखिए, आपने सुबह से मुझे शाम तक इंतजार करवाया और अब फोन करके उन्हीं की बातें लेकर बैठ गए। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अभिमन्यु नरमी से कहता है, ओके ओके, जस्ट कूल डाउन। मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अब ये बताओ, कल से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, जाना है या नहीं। सारा थोड़ी शांत होते हुए कहती है, जाना तो पड़ेगा। वैसे भी पूरा एक हफ्ता आपके बिना यहाँ पर गुजरा है, कहीं ना कहीं तो टाइम बिताना ही पड़ेगा ना। आप तो हैं नहीं, तो कॉलेज में ही टाइम स्पेंड करूंगी। अगर यहाँ रही तो किसी न किसी से सामना होता ही रहेगा। तभी सारा के रूम का गेट नॉक होता है। वो गुस्से में उठकर दरवाजा खोलती है। सामने एक सर्वेंट खड़ा हुआ था, जो कहता है, बेबी जी, आपको छोटी मालकिन बुला रही हैं। सारा बिना रुके जवाब देती है, ठीक है, तुम जाओ। अभिमन्यु, जिसने सर्वेंट की बात सुन ली थी, फोन पर कहता है, देखो, क्या बात है। अगर बुला रही हैं तो शायद जरूरी होगा। सारा नाखुशी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे आपसे और बात करनी है। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, ओके बेबी, मैं तुम्हें बाद में फोन कर लूंगा। अभी तुम जाकर देख लो कि क्या बात है। सारा मुंह बनाते हुए कहती है, गुड नाइट, और कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु फोन को देखकर मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है, ये लड़की पूरी ही पागल है। अब गुड नाइट कहने का क्या मतलब है। यहाँ तो सुबह हो रही है। वो ये सोचकर हंसने लगता है। इसी बीच अभिमन्यु के सामने दो लोग बैठे थे। उनमें से एक, जो देखने में अभिमन्यु की उम्र का लग रहा था, वह हैरानी से पूछता है, भाई, तुझे क्या हुआ। तेरे जैसा शैतान भी हंस सकता है। वहीं अभिमन्यु, जो इस वक्त खून से नहाया हुआ बैठा था, अपनी पिस्तौल को घूरते हुए अजीब तरीके से कहता है, ये साइड सिर्फ मेरी स्वीटहार्ट के लिए है। बाकी सबके लिए मैं सिर्फ एक डेविल हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा लड़का, जो उसके सामने बैठा था, चिढ़कर कहता है, भाई, तू धन्य है। ऐसी सिचुएशन में भी तू स्माइल कर सकता है। छोटू, जल्दी से जाकर टॉवल लेकर आ, मुझे इसे देखकर उल्टी आ रही है। अभिमन्यु अपने हाथों पर लगे खून को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बट आई लाइक इट। पहला लड़का गंभीरता से कहता है, लेकिन तुम्हारी स्वीटहार्ट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड लड़की है। विपुल ने मुझे सब बताया था। मुझे समझ नहीं आता कि उसने तुझ जैसे डेविल से शादी कैसे कर ली। यकीनन उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं पता होगा। अभिमन्यु शांति से कहता है, और पता भी नहीं चलने दूंगा। मेरी स्वीटहार्ट को मेरी सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और अभिमन्यु अपनी पिस्तौल को टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा एक पल के लिए कठोर होता है, लेकिन उसकी आंखों में सारा के लिए प्यार साफ झलकता है। जैसे ही अभिमन्यु का कॉल कट होता है, सारा तुरंत अपने बैग को खोलती है। बैग में से वह एक प्यारा सा नाइट सूट निकालती है। नीचे ब्लैक कलर का प्रिंटेड पजामा और ऊपर पिंक कलर की टाइट सी शर्ट थी। सारा इसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वैसे अब मजा आने वाला है। पहले तो तुमने मुझे इंसल्ट कर दिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। जस्ट वेट एंड वॉच, आयशा दीदी। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी।
वो अपने फोन को उठाती है और गैलरी में अभिमन्यु की फोटो देखकर धीरे से उस पर एक किस करती है। वो खुद से कहती है, मेरा मन तो था कि तुम्हें सब कुछ लाइव दिखाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए और उछलते हुए रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वह लिविंग रूम में आती है, उसका चलने का अंदाज बदल जाता है। सारा को यह नहीं पता था कि कोई उसकी इन हरकतों को देख रहा था। वह और कोई नहीं, बल्कि उसके तीनों भाई देव, देवांश और दिव्यांश थे। वे दूर खड़े उसकी मासूमियत और शरारत को देख रहे थे। सारा, जो सबके सामने सख्त और जिद्दी होने का दिखावा करती थी, इस वक्त किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। उसकी हरकतों में बचपन की झलक अभी भी बरकरार थी। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देव हंसते हुए कहता है, देख भाई, यह ऊपर से तो बड़ी सख्त बनती है, लेकिन अंदर से अब भी वही बचपन वाली सारा है। दिव्यांश, देव के सिर पर हल्की चपत मारते हुए कहता है, तो बड़ी कब हुई है? अभी तो सिर्फ 18 साल की बच्ची है। और जो कुछ भी हमने किया है, उसके गुस्सा होने की वजह तो बनती है। लेकिन मैं जल्द ही उसे मना लूंगा। तुम दोनों अपना देख लेना। देव और देवांश तुरंत बोल पड़ते हैं, तुमसे पहले हम उसे मनाएंगे। दिव्यांश अपने हाथ में पकड़ी एक चीज दिखाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, वैसे मैंने तो सोच लिया है कि मुझे सारा को कैसे मनाना है। तुम दोनों अपना देख लो। इसके बाद वो सीटी बजाते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। देवांश और देव उसे हैरानी से जाते हुए देखते हैं। लिविंग रूम में इस वक्त पूरा परिवार इकट्ठा था। सारा थोड़ी सीरियस होकर दिग्विजय के पास बैठी थी। उसकी नजरें फोन पर थीं, जहां वह अनन्या से व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए बातें कर रही थी। लेकिन उसका मन किसी से भी बात करने का नहीं था। आयशा, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, गुस्से से सारा को देख रही थी। अचानक उसके मन में एक आइडिया आया और वह मुस्कुराने लगी। वहीं दिग्विजय बड़े प्यार से सारा को देख रहे थे। हालांकि परिवार के बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन सभी की नजरें बार बार सारा पर टिक जाती थीं। इस वक्त सारा किसी छोटी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके लंबे, सिल्की बाल खुले हुए थे, जो और भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सारा को हमेशा से अपने बाल संभालने में दिक्कत होती थी। अगर अनन्या उसके साथ न होती, तो वो पक्का अपने बाल कटवा लेती। लेकिन अनन्या बचपन से ही सारा के बालों का ध्यान रखती आ रही थी। उसे सारा के लंबे बाल बहुत पसंद थे। अब तो अभिमन्यु भी सारा के बालों का दीवाना था। वो कभी सारा को यह अनुमति नहीं देता कि वो अपने खूबसूरत बाल काट ले। अगर वह अभिमन्यु के साथ होती, तो कुछ न कुछ जरूर हो जाता। लेकिन फिलहाल सारा को अपने बाल खुले ही रखने पड़ रहे थे, जिससे वह काफी चिढ़ रही थी। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए सारा के सिर पर हाथ रखा। सारा, जो फोन में व्यस्त थी, मुस्कुराते हुए दिग्विजय की तरफ देखती है। क्या हुआ, दादू? उसने पूछा। दिग्विजय ने प्यार से कहा, यहाँ हमारे पास बैठो। बट दादू, क्या हुआ? आओ तो। सारा दिग्विजय के पैरों के पास मेज पर बैठ गई। दिग्विजय ने एक सर्वेंट को कंघी लाने के लिए कहा। सारा ने हैरानी से पूछा, दादू, आप क्या करने वाले हैं? दिग्विजय हंसते हुए बोले, बस चुपचाप बैठो, पता चल जाएगा। सर्वेंट कंघी लेकर आया। दिग्विजय ने सारा के बाल संवारना शुरू कर दिया। परिवार के लोग ये देखकर हैरान थे। किसी ने भी दिग्विजय को इतना सॉफ्ट और प्यार भरा व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। दिग्विजय का ये रूप सिर्फ उनकी प्यारी गुड़िया सारा के लिए ही था। दिग्विजय ने सारा के बालों को ठीक करते हुए कहा, गुड़िया, अगर तुम हमारे साथ रहती तो हम ये सब सीख लेते। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसकी एक ढीली सी चोटी बनाई। दादू, आराम से, मुझे लग रहा है। दिग्विजय हंसते हुए बोले, हम आदत डाल लेंगे।
उन्होंने सारा से रबर बैंड मांगा। सारा ने मुस्कुराते हुए रबर बैंड थमाया। दिग्विजय ने उसके बाल बांधकर कहा, देखो, अब अच्छे लग रहे हैं ना? अब आराम से अपना फोन चलाओ। सारा ने चोटी को देखा। वो हल्की हंसी के साथ खड़ी हुई और बोली, थैंक यू, दादू। इसके बाद उसने दिग्विजय के गाल पर प्यारा सा किस दिया। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लेजर, गुड़िया। दिग्विजय के इस प्यार भरे व्यवहार को देखकर बाकी परिवार के सदस्य भी प्रभावित हुए। कुसुम और हर्ष ने सोचा कि यह सब उन्हें करना चाहिए था। कुसुम ने मन में ठान लिया कि अब वह सारा का पूरा ध्यान रखेंगी। लेकिन सारा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गई। उसकी नजरें फोन पर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लिविंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया था। दिग्विजय की नजरें कुसुम और हर्ष पर टिक गईं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब तुम दोनों को क्या चाहिए? हमारी बच्ची इतने दिनों बाद हमारे पास रहने आई है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है। पहले तुम उसे खरी खोटी सुनाते थे, जिससे वह यहाँ से चली जाती थी। और अब जब उसे तुम्हारी बातों का असर नहीं होता, तो तुम लोगों ने ये तोहफों का दिखावा शुरू कर दिया है। दिग्विजय का स्वर और सख्त हो गया। उन्होंने सीधे कुसुम और हर्ष की आंखों में देखा और बोले, सच सच बता दो, अगर तुम लोग यही चाहते हो, तो हम अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वहाँ सिर्फ हम और हमारी गुड़िया रहेंगे। और ये मत सोचो कि इन छोटे छोटे तोहफों से हमारी बच्ची मान जाएगी। दिग्विजय का स्वर दर्द और गुस्से से भर गया। जितने जख्म तुम सबने उसे दिए हैं, वह कभी नहीं भरने वाले। और हम भी नहीं चाहते कि वो भरें। हम अपनी बच्ची को हमेशा याद दिलाएंगे कि उसके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। दिग्विजय की नजरें अब आयशा की ओर मुड़ी। वो गुस्से में कांप रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दिग्विजय बोले, हमारी बच्ची किसी की तरह लालची नहीं है। वो खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है। उसे किसी के तोहफों की जरूरत नहीं। वो किसी और की तरह नहीं है, जो दूसरों पर डिपेंड रहती है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। और ये मत भूलो कि हम अभी भी दिग्विजय सिंघानिया हैं। पूरे सिंघानिया परिवार और सिंघानिया कॉर्पोरेशन के कर्ता धर्ता। हमारी नजर हर वक्त तुम सब पर रहती है। हमें सब पता है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। दिग्विजय ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोग समझते हो कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमें कुछ नहीं पता, तो तुम गलत हो। अपनी ये ढकोसलेबाजी बंद कर दो, वरना हम ऐसा कुछ करेंगे कि तुम लोग सड़क पर आने पर मजबूर हो जाओगे। समझे? इसके बाद दिग्विजय ने सारा की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराया और बोले, चलो गुड़िया, हमें इन लोगों की वजह से भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनवाया है। चलो, अब हम खाना खाएंगे। सारा, जो अब तक चुप थी, दिग्विजय की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने खुशी से कहा, थैंक यू, दादू। दिग्विजय ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। परिवार के बाकी सदस्य सिर झुकाए खामोश खड़े रहे। ये दिग्विजय का स्पष्ट संदेश था कि सारा उनके लिए कितनी खास है, और कोई भी उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। दिग्विजय के शब्दों ने पूरे सिंघानिया परिवार को स्तब्ध कर दिया था। उनका क्रोध और सारा के प्रति उनका अटूट प्रेम हर किसी के मन में गहरे उतर गया था। हालांकि सिंघानिया परिवार और बिजनेस को दिग्विजय के बेटे और पोते संभाल रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि असली ताकत अब भी दिग्विजय के पास ही थी। उनके नाम पर पूरा सिंघानिया कॉर्पोरेशन खड़ा था। अगर वह चाहें, तो मिनटों में किसी को भी हटा सकते थे या बिजनेस को खत्म कर सकते थे। दिग्विजय के लिए उनकी पोती सारा ही सब कुछ थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी मेहनत से बने साम्राज्य का क्या होगा।
बाकी परिवार के लिए ये डर और सम्मान का विषय था। जैसे ही सभी लोग लिविंग रूम से उठने लगे, आयशा की नजरें अभी भी उन महंगे गिफ्ट्स पर अटकी हुई थीं, जो सारा के लिए लाए गए थे। कुसुम ने आयशा को गिफ्ट्स की तरफ देखते हुए देखा, तो वो उसके पास आई और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आयशा, क्या देख रही हो? सब ठीक तो है? आयशा, जो कुसुम की नजरों को भांप गई थी, जल्दी से खड़ी हो गई और जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, बस मैं दादू की बातें सोच रही थी। कुसुम ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, बच्ची, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सारा को इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, और वह इन्हें लेने वाली भी नहीं। ये सब तुम रख लो। तुम्हें तो ये चाहिए थे, है ना? आयशा के चेहरे पर पहले गुस्सा झलका। उसने कुसुम से कहा, जब मैंने इन्हें मांगा था, तब तो किसी ने मुझे नहीं दिया। अब नवाबजादी ने इन्हें लेने से मना कर दिया, तो मुझे दिया जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अचानक उसने खुद को शांत करते हुए मासूमियत का दिखावा किया और कुसुम से कहा, ठीक है मम्मी, वैसे भी आपने इन पर काफी पैसे खर्च किए हैं। मैं नहीं चाहती कि यह सब ऐसे ही बर्बाद हो जाए। मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूंगी। उसने पास खड़े एक सर्वेंट को आवाज दी, सुनो, इन गिफ्ट्स को मेरे रूम में रखवा दो। दूसरी तरफ, दिग्विजय ने सारा को लेकर डाइनिंग एरिया की ओर कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व था। वो अपनी गुड़िया को देखकर हमेशा खुश हो जाते थे। परिवार के बाकी सदस्य उनके रौब और सारा के प्रति उनके लगाव को भांप चुके थे। तभी सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दिग्विजय सारा को प्यार से खाना खिला रहे थे। डाइनिंग टेबल पर जब सबने खाना देखा तो उनकी नजरें भी चौंक गई। दिग्विजय ने कहा, चुपचाप बैठो, और जो बना है उसे खाओ। एक दिन में मर नहीं जाओगे, समझे? देवांश, जो हमेशा से हेल्थ की चिंता करता था, दिग्विजय से कहता है, दादू, आपको पता है ना, ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, कितना तेल है इसमें। सारा, जो दिग्विजय के हाथों से खाना खा रही थी, अचानक चुप हो जाती है और दिग्विजय को देखती है। दिग्विजय ने उसे हिम्मत दी, बच्चा, तुम किसी की बातें मत सुनो। तुम अपना खाना एंजॉय करो। सारा ने सोचा कि पिछली बार जब ऐसे खाने पर चर्चा हुई थी, तो वह रोकर अपने कमरे में चली गई थी और किसी ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार वह किसी की बातों को अपने दिल पर नहीं ले रही थी। सारा फिर से खाने में मगन हो जाती है। दिग्विजय उसे देख रहे थे, बीच बीच में उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उन्होंने एक सूप का कटोरा रखा, जिसे सारा ने सर्वेंट से मंगाया था, क्योंकि उसे पता था कि दादू के लिए ये खाने की चीज डॉक्टर ने मना की है। दिग्विजय ने सूप पीते हुए पूरे परिवार को देखा। वे सभी अपने सामने रखे खाने को देख रहे थे, लेकिन किसी ने एक चम्मच भी नहीं उठाया। आयशा तो खाना देखकर मुंह बनाकर बैठी थी। दिग्विजय ने सभी से पूछा, क्या हुआ? इस खाने में क्या बुराई है? देवांश ने कहा, दादू, आपको पता है ना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिग्विजय मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? तुम्हारी बहन भी यही खाती है। वह तो आज तक बीमार नहीं हुई। तुम लोग एक दिन खाओ तो मर नहीं जाओगे। फिर उन्होंने सारा को देखा और कहा, तुम भी तो खाती हो, है ना? सारा मुस्कुराते हुए कहती है, दादू, आप सही कहते हैं। मैंने भी यही खाना खाया और अब यह मेरा फेवरेट बन गया है। देखिए, गाजर का हलवा, छोले भटूरे, पनीर के पकोड़े, सब कितना टेस्टी है। वो परिवार के सामने कहती है, आप लोग भी तो ये खाना खा सकते हैं। मुझे कभी कभी ही यह मिलता है, तो मैं इसे खा लूंगी और स्टोर करवा दूंगी। दिग्विजय ने सारा के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम कुछ भी मत करो, मैं तुमसे कह चुका हूँ। सुबह के लिए तुम्हारे लिए फिर से खाना बनवा दूंगा। तुम बस चुपचाप खाना खाओ।
सारा मुस्कुराते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा बना है, दादू। मुझे बहुत पसंद आया। अब कोई कुछ नहीं कह पाया और सब लोग खाना खाने लगे। हालांकि खाना सभी को पसंद आ रहा था, लेकिन देवांश, दिव्यांश और देव ने हेल्थ की वजह से बहुत अधिक तेल वाले खाने को इंक्वायरी के बाद ही खाया। आयशा भी मुंह बनाकर खा रही थी। इसी बीच एक और शख्स था जो इस सब का वीडियो बना रहा था। उसके पास खड़ा लड़का कहता है, भाई, भाभी बड़ी चालाक हैं। सिंघानिया परिवार को अपने इशारों पर चला रही हैं। जैसे ही सारा कमरे में दाखिल होती है, उसका चेहरा गुस्से और एक्साइटमेंट से लाल हो रहा होता है। दरवाजे को अंदर से बंद करके वह फोन को बेड पर फेंक देती है। फिर तेजी से उछलते हुए खुशी में चिल्लाती है, यस, ये तो बस पहला कदम है। अभी तो इस महल के लोगों को मैंने इमोशनली टॉर्चर करना शुरू किया है। असली टॉर्चर तो अभी बाकी है। वह अपने बालों को झटका देकर जोर से कहती है, जो दर्द मैंने सहा है, वह अब इन्हें भी महसूस होगा। मैं इन्हें दिखाऊंगी कि सारा राजवंश से दुश्मनी मोल लेने का क्या मतलब होता है। सारा की आंखें गुस्से और जुनून से चमक रही थीं। तभी उसे याद आता है कि उसने गुस्से में फोन फेंक दिया था। वह तेजी से उसे उठाते हुए माफी मांगने के अंदाज में कहती है, सॉरी, सॉरी। एक्साइटमेंट में तुम्हें फेंक दिया। अब अभिमन्यु से बात करनी पड़ेगी। वह अभिमन्यु को कॉल लगाती है। अभिमन्यु आराम से अपने महल जैसे आलीशान घर के लिविंग रूम में बैठा था। एक सोफे पर वह था और पास में उसका करीबी दोस्त विपुल खड़ा हुआ था। उनके सामने एक और लड़का बैठा हुआ था, जो लगातार मुस्कुरा रहा था। वह लड़का हंसते हुए कहता है, अरे यार, क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? देखो, कितनी देर से कॉल कर रही हैं। उठा लो ना। अभिमन्यु फोन की स्क्रीन पर सारा का नाम देखते हुए एक ठंडी सी मुस्कान देता है, जैसे किसी शातिर खिलाड़ी ने अपनी चाल चल दी हो। वह साइको की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी जल्दी नहीं। लड़का चौंकते हुए पूछता है, पर क्यों? भाभी गुस्सा हो जाएंगी। अभिमन्यु आंखें बंद कर सोफे पर लेटते हुए कहता है, गुस्सा नहीं होगी। जितना मैं उससे बात नहीं करूंगा, उतना ही वह तड़पेगी मेरे प्यार में। और यही मैं चाहता हूँ। जिस पागलपन से मैं उससे प्यार करता हूँ, वह भी मुझे वैसे ही प्यार करे। इतना प्यार करे कि मुझे छोड़ने के ख्याल से ही डरने लगे। लड़का ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, तू सच में साइको है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुझे तो बेमतलब के ट्विस्ट लाने हैं। देख लेना, ये तेरा प्लान तुझ पर भारी पड़ेगा। अभिमन्यु अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, अभिमन्यु राजवंश को हल्की चीजों का शौक नहीं है। मैं खेलता हूँ और हमेशा जीतता हूँ। सारा बार बार कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु फोन उठाने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उसके गुस्से का बांध टूट जाता है। वह फोन को पूरी ताकत से फेंक देती है। फोन दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। गुस्से में वह बेड पर बैठ जाती है और तकिए को नचाते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं कभी आपका फोन नहीं उठाऊंगी। समझे आप? कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखों में चिंता झलकने लगती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, ऐसा तो नहीं कि वो किसी जरूरी मीटिंग में हो और मैंने उन्हें परेशान कर दिया हो। वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे डियर हस्बैंड मेरा फोन ना उठाएं। वो जल्दी से फेंके हुए फोन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन के पुर्जे बुरी तरह टूट चुके थे। सारा गुस्से से भरी हुई कमरे की अलमारी में जाती है और वहां से एक पुराना फोन निकालती है। वो किसी को कॉल करती है और वापस बेड पर आकर लेट जाती है। उसकी आंखें छत पर घूमते पंखे को देख रही थीं। उसकी सूनी आंखों में दर्द, गुस्सा और प्यार का मिलाजुला भाव था। रात का समय था।
चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सिंघानिया पैलेस में कुसुम और हर्ष की बेचैनी हर कोने में महसूस हो रही थी। कुसुम अपने कमरे की बालकनी में लगे झूले पर बैठी हुई थी। उनकी आंखें सूनी और मन अशांत था। आसमान में निकले चांद को देखते हुए वह गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उन्होंने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं, ये सारा अचानक इतनी बदल क्यों गई है। जब वह यहाँ आती थी, तो हमेशा अटेंशन पाने के लिए कुछ न कुछ करती थी। लेकिन अब वो किसी से बात भी नहीं करती। ऐसा लग रहा है जैसे वह खुद को सबसे दूर कर रही है। कुसुम की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगी, क्यों मुझे उसकी ये दूरी अब इतनी चुभ रही है। पहले तो मुझे उसके व्यवहार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं तो उसे हमेशा इग्नोर ही करती रही। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। दूसरी ओर, हर्ष कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव थे। उन्होंने बालकनी में बैठी कुसुम की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कुसुम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सारा के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह इतनी खुशमिजाज और चंचल थी। अब वो खुद को सबसे क्यों दूर कर रही है। कुसुम ने धीरे से जवाब दिया, शायद ये सब हमारी वजह से हुआ है, हर्ष। हमने उसे कभी वह प्यार दिया ही नहीं, जो एक बेटी को मिलना चाहिए। जब वो हमारी अटेंशन पाने के लिए हमारे आगे पीछे घूमती थी, तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। और अब जब वह हमें इग्नोर कर रही है, तो ये सब असहनीय लग रहा है। हर्ष ने गहरी सांस ली और बोले, हमें उससे बात करनी चाहिए। उससे ये दूरियां खत्म करनी होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम हमेशा के लिए उसे खो दें। दूसरी तरफ, सारा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने टूटे फोन को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फोन के टुकड़े जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, क्यों मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं हर किसी का अटेंशन चाहती थी, पर अब मुझे ये सब बोझ जैसा लगता है। शायद मैं थक गई हूँ, या शायद अब मैं भी उनसे उतना ही दूर जाना चाहती हूँ, जितना वे मुझसे हमेशा रहे। वो उठकर खिड़की के पास जाती है और बाहर चांद को देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह बुदबुदाती है, शायद यह मेरी नियति है, दूरियां बनाना और सहना। तभी सारा के हाथ में पकड़ा हुआ फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर सारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे बेड से उठी, वहां रखे शॉल को उठाया और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। कमरे की खामोशी तोड़ते हुए उसने अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। चारों ओर अंधेरा था और पूरा पैलेस सन्नाटे में डूबा हुआ था। सारा बड़ी सावधानी से अपने कमरे से बाहर निकली और पैलेस के पीछे वाले गेट की ओर चल पड़ी। सारा जैसे ही पीछे वाले गेट पर पहुंची, उसने धीरे से उसे खोला। बाहर एक बुलेट खड़ी हुई थी, जिस पर काले कपड़े पहने हुए दो शख्स बैठे हुए थे। सारा ने चारों ओर नजर दौड़ाई, माहौल शांत था। वह तेजी से उन दोनों के पास पहुंची। बाइक के पीछे बैठे शख्स ने उसे देखा और तुरंत नीचे उतरकर सारा को गले लगा लिया। सारा, ये सब क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सारा ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, सॉरी, नायरा दीदी। बट मैं क्या करूं? ये बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। तभी बाइक पर बड़े स्टाइल में बैठी हुई दूसरी लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे, अगर तुम दोनों का भारत मिलाप हो गया हो, तो मुझे भी याद कर लो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। सारा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, रानी दीदी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। रानी ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, वह तो दिख ही रहा है।
वैसे सारा, तुम वाकई जीनियस हो। मैंने तुम्हारे जैसा डॉक्टर पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें पता है, तुमने इतने मुश्किल केस सॉल्व किए हैं जो हमारी एजेंसी के टॉप डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बताओ, तुम सर्जरी कब करने वाली हो? डॉक्टरों को गाइड तो कर रही हो, लेकिन खुद सर्जरी नहीं कर रही हो। सारा ने आत्मविश्वास से कहा, दी, बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी केस की सर्जरी खुद करनी चाहिए, तब तक मैं इंतजार करूंगी। फिलहाल, मैं उन डॉक्टरों की पूरी मदद कर रही हूँ, जो इन केस को सॉल्व कर सकते हैं। नायरा ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इस पैलेस की सिक्योरिटी काफी टाइट है। कोई भी आ सकता है, और सारा को मुश्किल हो सकती है। रानी ने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और सारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। इसमें हमारे नंबर सेव हैं। और हाँ, इसे ध्यान से रखना। तुम हमेशा गुस्से में अपना फोन तोड़ती रहती हो। नायरा ने सारा को गले लगाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम कह रही हो कि मैं तुम सबकी सीनियर हूँ, और मुझे सबके बारे में पता नहीं होगा। सारा थोड़ी हैरान होकर बोली, पर दीदी, मैंने आपसे नहीं कहा था। फिर आपको कैसे पता चला? नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी सीनियर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हर बात पर नजर रखती हूँ। मैंने तुम्हारी और कियारा की बात सुनी थी, जब तुम उससे नए फोन के बारे में बात कर रही थी। और तुमसे मिलने के लिए मैंने खुद कियारा को मना लिया। पहले तो वह मना कर रही थी, पर मैंने जबरदस्ती तुम्हारा एड्रेस ले लिया। और हाँ, ये मत सोचो कि हम यहाँ बस मिलने आए हैं। हमें ये भी जानना है कि तुम सिंघानिया पैलेस में कर क्या रही हो। रानी ने नायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नायरा दीदी, चलिए भी, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आप खुद तो मुझे लेक्चर दे रही थी, और अब। नायरा ने गुस्से में रानी को देखा और कहा, पहले मुझे सारा से मिल तो लेने दो। फिर उसने सारा को गले लगाते हुए कहा, ध्यान रखना, और अगर कोई भी समस्या हो तो हमें तुरंत कॉल करना। ये तीनों इस बात से अनजान थे कि थोड़ी ही दूरी पर पेड़ों के पीछे छुपे देवांश, दिव्यांश और देव उन्हें ध्यान से देख रहे थे। नायरा और रानी ने लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिससे वे पहचान में नहीं आ रहे थे। जब देव ने देखा कि सारा उन दोनों को गले लगा रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? मेरी बहन रात को चुपके से किसी से मिलने आई है। उसने पेड़ पर गुस्से से मुक्का मारते हुए कहा। देवांश की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो कुछ कहने ही वाला था कि दिव्यांश ने देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ, देव। हो सकता है कि सारा उसे पसंद करती हो। तुमने देखा नहीं, वह कितनी खुश लग रही थी। देव ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो रात को चोरी छिपे किसी लड़की से मिलने आते हैं। मेरी बहन के लिए कोई ऐरा गैरा लड़का सही नहीं है। मैं इनसे उसकी मुलाकात बंद करवा कर ही रहूंगा। और अगर जरूरत पड़ी, तो उसके लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढूंगा। वह देव सिंघानिया की बहन है, और कोई ऐरा गेरा उसे डिजर्व नहीं कर सकता। देव गुस्से में वहां से चला गया। दिव्यांश ने देवांश की ओर देखते हुए कहा, भाई, देव को समझाओ। कहीं वह गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। अगर उसने कुछ ऐसा किया, तो सारा हमारे पास आने की जगह और दूर हो जाएगी। देवांश ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में जल्दी कुछ करना होगा। हम सारा की खुशी चाहते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। पहले सच का पता लगाना होगा। दिव्यांश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम गुस्से में कोई कदम उठाएंगे, तो सब कुछ बिगड़ सकता है। उधर, सारा ने खुशी खुशी नायरा और रानी को बाय कहा।
रानी ने जाते जाते उसे फ्लाइंग किस दी और सारा ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से फ्लाइंग किस का जवाब दिया। फिर उसने खुशी खुशी चारों तरफ घूमते हुए पैलेस के अंदर कदम रखा। पेड़ों के पीछे छुपे तीनों भाइयों ने ये सब देखा। देवांश और दिव्यांश गहरी सोच में पड़ गए, जबकि देव के गुस्से का ठिकाना नहीं था। सारा जिस एजेंसी में इस वक्त एक सीक्रेट डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है, वहां की पॉलिसी यह है कि हर डॉक्टर को उनकी सुरक्षा के लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, जो छुपकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एजेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल और सीक्रेट एजेंसी है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों के हजारों दुश्मन होते हैं, खासकर माफिया और गैंग लीडर्स, जो गैंग वॉर में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद यहाँ इलाज के लिए आते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर जहाँ हार मान लेते हैं, वहीं इस एजेंसी के डॉक्टर 1% चांस वाले पेशेंट्स को भी बचाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन डॉक्टरों की जान हमेशा खतरे में रहती है। एजेंसी की सभी जानकारी और डॉक्टरों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। अगर कोई एजेंसी तक पहुंचने की कोशिश भी करे, तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मिनटों में खत्म कर देते हैं। कियारा, जो सारा की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, एजेंसी की सबसे पावरफुल और खतरनाक गार्ड्स में से एक है। कियारा को हर तरह के मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है और वो किसी भी तरह के हथियार को आसानी से चला सकती है। वो केवल और केवल सारा का आदेश मानती है और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। सुबह का वक्त था और सारा अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी। उसने नीचे योगा मैट बिछाया हुआ था, जिस पर वह ध्यान मुद्रा में योग कर रही थी। सारा हर सुबह योग इसलिए करती थी ताकि वह अपने मन को शांत रख सके। इस वक्त वह सिंघानिया पैलेस में थी और यहाँ खुद को शांत रखना उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। तभी सारा के रूम का दरवाजा खटखटाया गया। सारा ने योगा खत्म करके अपने मैट को फोल्ड किया और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलते ही उसने दिग्विजय को देखा, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़े थे। सारा ने तुरंत ट्रे उनके हाथों से ले ली और कहा, दादू, यह आप क्यों कर रहे हैं? किसी को कह देते, कोई और ला देता। दिग्विजय मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है, हमारी गुड़िया को पसंद नहीं कि कोई सुबह सुबह आकर उसका मूड खराब करे। और वैसे भी हमारा मन कर रहा था कि अपनी गुड़िया के साथ बैठकर सुबह की चाय एंजॉय करें। सारा मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गई। दोनों चाय के साथ सुबह का वक्त एंजॉय करने लगे। दिग्विजय बोले, वैसे गुड़िया, आज से तुम्हारे कॉलेज शुरू हो रहे हैं। क्या तुम आज कॉलेज जाओगी? सारा ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, जी दादू, मैं बस तैयार होने ही वाली थी। दिग्विजय ने कहा, तो आज हम खुद अपनी प्रिंसेस को कॉलेज छोड़ने जाएंगे। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादू, लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। दिग्विजय ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। सारा खुश होकर अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम में नहाने चली जाती है। उसे अब अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करनी थी। जो गलतियां उसने पिछली बार कॉलेज में की थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। पिछली बार उसने अपनी पढ़ाई को बहुत हल्के में लिया था। वो हमेशा कक्षा में सबसे पीछे रहती थी और रिजल्ट्स में भी लास्ट आती थी। सारा किसी भी प्रोफेसर की पसंदीदा छात्रा नहीं थी, बल्कि हर कोई उसे एक बिगड़ी हुई और बदतमीज छात्रा मानता था, जो किसी भी काम में अच्छी नहीं थी। ये छवि सारा ने खुद अपनी बनाई थी क्योंकि उसे कभी किसी के नजरिए की परवाह नहीं थी। पर अब सब बदल चुका था। सारा का नजरिया बदल गया था। अब वो खुद को एक काबिल और बेहतर इंसान साबित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि सिंघानिया परिवार उसे नकारा समझने की अपनी सोच को बदल दे। उन्हें एहसास हो कि सारा न सिर्फ काबिल है,
बल्कि वह चमकता हुआ हीरा है जिसे अब तक किसी ने पहचाना नहीं। सारा जल्दी से तैयार होकर अपना कॉलेज बैग उठाती है और उसमें सामान चेक करने लगती है। उसने हर चीज को ध्यान से रखा। आज से पहले उसके बैग में केवल खाने पीने का सामान होता था क्योंकि पढ़ाई से उसे कोई मतलब नहीं था। पर आज पहली बार अपने बैग को देखकर उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपनी किताबों को बेहद सलीके से अरेंज किया हुआ था। जल्दी जल्दी वह नीचे लिविंग रूम में आती है, जहां दिग्विजय पहले से ही नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। सारा उनके पास जाकर बैठ जाती है और दोनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। सारा ने ना तो किसी को गुड मॉर्निंग कहा और ना ही किसी से बात की। वह सिर्फ दिग्विजय से बातें कर रही थी। घर के बाकी लोग सारा को देखकर हैरान थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि सारा कुछ कहेगी या किसी का अभिवादन करेगी, लेकिन उसने सबकी उम्मीदों को नजरअंदाज कर दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद सारा जैसे ही अपनी चेयर से खड़ी होती है, अचानक देवांश भी खड़ा हो जाता है। उसके इस तरह खड़े होने से सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सारा उसे देखे बिना ही बाहर जाने के लिए बढ़ने लगती है। तभी देवांश उसे रोकते हुए कहता है, गुड़िया। सारा रुकती है लेकिन उसकी तरफ देखे बिना ही खड़ी रहती है। देवांश उसकी इस बेरुखी पर हल्के से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, गुड़िया, तुम ऐसे कैसे कॉलेज जाओगी? देवांश सारा के सामने एक कार की चाबी बढ़ा देता है। सारा अजीब नजरों से उसे देखती है और कहती है, यह क्या है, मिस्टर सिंघानिया? देवांश हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, तुम्हें कॉलेज जाने में कई बार परेशानी होती है, इसलिए ये तुम्हारी खुद की कार है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब चाहो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। सारा ये सुनकर कुछ नहीं कहती है। वहीं ये सब देख रही आयशा के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि देवांश सारा को कार गिफ्ट करेगा। आयशा के मन में जलन इस कदर बढ़ गई कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आखिरकार आयशा को देवांश से कभी इस तरह का प्यार और दुलार नहीं मिला था, बल्कि वह तो उससे सिर्फ ऊपरी तौर पर ही बात करता था। लेकिन सारा के लिए आज उसने जो किया, वह आयशा के दिल में सवाल और जलन दोनों पैदा कर रहा था। सारा कार की चाबी हाथ में लेते हुए गुस्से से दिग्विजय की तरफ दिखाते हुए कहती है, तो दादू, ये था आपका गिफ्ट। आपने तो कहा था कि आप मुझे खुद कॉलेज छोड़ने वाले हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? ये लोग हमेशा मुझे ये महसूस करवाना चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके पास है। मैं हर काम में परेशान होती हूँ और यही इन्हें पसंद आता है। देवांश तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहता है, गुड़िया, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए किया है। सारा उसकी बात अनसुनी करते हुए चाबी देवांश के हाथ में वापस थमा देती है और ठंडे स्वर में कहती है, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? फिर वह दिग्विजय की तरफ मुड़कर कहती है, दादू, अगर आप चाहें तो मुझे कॉलेज छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। देवांश उसकी बात पर फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, गुड़िया, यहाँ आसपास कोई ऑटो नहीं मिलेगा। तुम परेशान हो जाओगी। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। सारा उसकी तरफ बिना देखे दिग्विजय की ओर देखती है और बाहर जाने लगती है। दिग्विजय ये सब देखकर देवांश को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, तुम लोगों को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। मेरी गुड़िया को चैन से जीने दोगे भी या नहीं? इतना कहकर वह सारा को आवाज देते हुए उसके पीछे बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर सारा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद से बड़बड़ाती है, कितनी घुटन है इस घर में। यहाँ के लोग सब एक से बढ़कर एक बनावटी हैं।
तभी पीछे से दिग्विजय आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारी छोटी सी गुड़िया अब इतना गुस्सा करने लगी है। सारा मुड़कर कहती है, आप जानते हैं ना दादू, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब भी कोई मेरे सामने आता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रह रही हूँ, वरना मेरा मन तो इन लोगों का चेहरा तक देखने का नहीं करता। दिग्विजय उसकी लाल हुई नाक को प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं, अरे इतना गुस्सा क्यों करती है हमारी प्यारी सी गुड़िया। देखो, तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। फिर वह कार का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, चलो बैठो, आज तुम्हारे ड्राइवर तुम्हें खुद कॉलेज छोड़ने जाएंगे। दिग्विजय की बात सुनकर सारा मुस्कुरा देती है और कार में बैठ जाती है। वहीं घर के गेट के पास कोई और भी खड़ा था, जो ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सारा कार में आंखें बंद किए बैठी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान सा मचा था। वहीं दिग्विजय एकटक उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, प्यार था और एक अनकही बेबसी भी। उन्होंने धीरे से सारा के माथे पर हाथ फेरा और उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए बोले, गुड़िया, पहले तो तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी, अब ये गुस्सा तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। तुम्हें पता है ना, हमसे सहन नहीं होता जब तुम खुद को इस तरह तकलीफ देती हो। सारा ने अपनी लाल आंखें खोली और गहरी नजरों से दिग्विजय को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द की लकीरें साफ झलक रही थीं। दादू, आपको पता है ना कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से यहाँ हूँ, वरना कब की छोड़कर जा चुकी होती। फिर ये लोग बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? क्यों मुझे मेरे बीते हुए अतीत की याद दिलाते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, जिससे दिग्विजय का दिल कांप उठा। उन्होंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। एक समय था जब सारा अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में बस नफरत थी, दर्द था और एक अजीब सा खालीपन। दिग्विजय ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और उसके गालों को हल्के से थपथपाते हुए बोले, बस शांत हो जाओ गुड़िया, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ रहना चाहो रह सकती हो। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। बस कुछ दिन हमें अपनी गुड़िया के साथ खुशी से बिताने दो। हमें लगता है कि हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए चाहते हैं कि कुछ वक्त तुम्हारे साथ हंसी खुशी बिता लें। तुम्हारे बिना वो पत्थर की तरह ठंडा घर और भी सूना लगता है, जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है, जहाँ बस स्वार्थ ही स्वार्थ है। सारा ने झटके से सिर उठा लिया और गुस्से से बोली, दादू, अगर आपने फिर से ऐसी बातें की, तो सोच लीजिए, मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी आपसे बात भी नहीं करूंगी। दिग्विजय उसकी आंखों में तड़प देख मुस्कुरा दिए और सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है बाबा, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तभी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने शीशा थोड़ा नीचे करते हुए कहा, बड़े मालिक, गुड़िया रानी का कॉलेज आ गया। सारा गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन जाने से पहले वो मुड़ी और दिग्विजय को देखते हुए बोली, दादू, अपना ध्यान रखना। और हाँ, इधर उधर मत घूमिएगा, बाहर का कुछ भी मत खाएगा। अगर ड्राइवर आपको कहीं और लेकर गया, तो समझ लीजिए मैं उसे घर तक पहुंचने नहीं दूंगी। ड्राइवर ने जल्दी से सिर हिलाया, जी गुड़िया रानी, बिल्कुल सीधा घर ले जाऊंगा। दिग्विजय हंस पड़े और सारा अपनी सख्त छवि के पीछे छिपी अपनी फिक्र को छिपाने की नाकाम कोशिश करती हुई कॉलेज की ओर बढ़ गई। सारा कॉलेज के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके सामने एक भव्य इमारत थी, जो किसी शाही महल से कम नहीं लग रही थी। ऊंचे गेट, चारों ओर गाड़ियों की कतार,
ब्रांडेड कपड़ों में सजे धजे स्टूडेंट्स और चारों ओर शान और शौकत की झलक। ये कॉलेज सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया थी। इस कॉलेज में एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ नामी पॉलिटिशियन, बड़े बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ सिफारिशों के बल पर एडमिशन नहीं मिलता था। दो ही तरीके थे, या तो बच्चा इतना काबिल हो कि कड़ी प्रतियोगिता से गुजरकर एडमिशन पाए, या फिर उसके माता पिता इतना डोनेशन दे कि कॉलेज को मना करने का कोई कारण न मिले। यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स थे। पहली कैटेगरी में वे बच्चे आते थे जो मेहनत करके अपनी योग्यता के दम पर यहाँ तक पहुँचे थे। वे मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे और इस सुनहरे अवसर को अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम मानते थे। उनके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी, क्योंकि यही उनके जीवन को बदल सकती थी। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की थी जिनके माता पिता ने भारी भरकम डोनेशन देकर उन्हें यहाँ दाखिला दिलवाया था। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज सिर्फ मौज मस्ती की जगह थी। वे ब्रांडेड कपड़े पहनते, महंगी गाड़ियों में आते, पार्टी करते और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखते। डिग्री तो उन्हें किसी भी हाल में मिल ही जानी थी, क्योंकि उनका परिवार हर साल कॉलेज को अच्छा खासा डोनेशन देता था। सारा ने गहरी सांस ली और कॉलेज की भव्य इमारत को देखा। उसका दिल भारी हो गया। ये वही कॉलेज था जहां आने का उसने और अनन्या ने एक साथ सपना देखा था। उन्होंने कितनी मेहनत की थी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पढ़ाई के कितने ही दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अनन्या एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। उस दिन सारा को सबसे ज्यादा दुख हुआ था। वह इस कॉलेज में अकेले नहीं आना चाहती थी। उसके लिए इस जगह की कोई वैल्यू नहीं थी, अनन्या उसके साथ नहीं थी। लेकिन अनन्या ने जबरदस्ती उसे समझाया, उसे भेजा। तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है, सारा? तूने मेहनत की थी, तूने क्वालिफाई किया है। तू जाएगी इस कॉलेज में और तू टॉप करेगी। सारा ने कितनी ही बार कहा था कि वह नहीं जाना चाहती, लेकिन अनन्या नहीं मानी। अगर तू नहीं गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कम से कम तू तो अपने सपने पूरे कर। आखिरकार सारा को आना पड़ा था। लेकिन जब वह आई, तो उसके आने के कुछ ही दिन बाद जब सारा दोबारा कॉलेज लौटी, तो सब कुछ बदल चुका था। पहले वह पढ़ाई में अव्वल थी, हमेशा आगे रहने वाली स्टूडेंट, जिसने अपनी मेहनत के दम पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। उसे अब पढ़ाई से ज्यादा अपनी फैमिली का अटेंशन चाहिए था। उसे सिर्फ अपने अपनों की जरूरत थी, उनकी परवाह थी। इसी वजह से उसने धीरे धीरे पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया था। पहले वह कॉलेज जाती थी, लाइब्रेरी में घंटों बिताती थी, एक्स्ट्रा क्लासेज लेती थी, अपने हर विषय पर पूरी पकड़ बनाए रखती थी। लेकिन अब उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। कॉलेज में सब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले जो उसे काबिल समझते थे, अब उसे संदेह की नजरों से देखने लगे थे। एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होकर भी ये पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या ये सच में इतनी टैलेंटेड थी, या कोई और वजह थी इसके एडमिशन की? ना इसके पास कोई नाम है, ना पैसा, फिर भी ये इतने हाई स्टैंडर्ड कॉलेज में टिकी कैसे हुई है? धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने सोचा कि सारा ने गलत रास्ता अपनाया होगा, तभी उसे एडमिशन मिल गया होगा। वे सोचते थे कि उसके इतने कम मार्क्स आने के बावजूद कॉलेज उसे निकाल क्यों नहीं रहा। पर सिर्फ एक ही इंसान था जो सारा की सच्चाई जानता था, कॉलेज के प्रिंसिपल। उन्हें पता था कि सारा ऑल इंडिया की नंबर 1 स्टूडेंट थी। उन्होंने खुद उससे कहा था कि वह अपनी पहचान छुपा सकती है, ताकि उसे अनावश्यक ध्यान ना मिले। सारा चाहती तो बिना कॉलेज आए भी अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकती थी, लेकिन वह अब इन सबसे दूर जा चुकी थी।
उसने अपने बचपन से जो मेहनत की थी, उसे खुद ही बर्बाद कर दिया। और यह सब सिर्फ एक वजह से हुआ, उसे अपने घरवालों की जरूरत थी। वो उनके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने फ्यूचर को ही सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी। अब वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराने वाली थी। पिछले जन्म में उसने अपने करीबियों को खुद से दूर कर दिया था, लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो सबका डटकर मुकाबला करेगी और सभी को दिखाएगी कि सारा कौन है और वह क्या कर सकती है। इस बार न वह किसी के बहकावे में आएगी, न ही अपनी बेवकूफी से अपने ही सपनों को बर्बाद करेगी। जैसे जैसे सारा कॉलेज के अंदर जा रही थी, हर कोई उसे घूर घूर कर देख रहा था। कुछ लोग तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों पहले तक सारा हमेशा हाई मेकअप और सजी धजी हुआ करती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल सादगी में थी। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतरकर आ गई हो। लेकिन सारा को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिंदास अंदाज में अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। गार्डन में खड़े कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का, अभी, अचानक सारा को देखकर चौंक गया। अरे यार, देख सामने से क्या पटाखा चलकर आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है अभी जाकर उसे गले लगा लूं। अभी ने जोश में कहा। उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, अबे, पहले देख तो सही कौन है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन अभी कहाँ मानने वाला था। वह हंसते हुए बोला, अरे वो सब डरपोक हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि जाकर उस हसीना से बात कर सके। अब देखो, मैं न सिर्फ उससे बात करूंगा बल्कि उसे प्रपोज भी करूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लूंगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी किसी की भी नहीं सुन रहा था और बड़े स्टाइल से सारा की तरफ बढ़ने लगा। सारा क्लासरूम की ओर जा ही रही थी कि अचानक अभी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सारा ने उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी फिर से उसके सामने आ गया। सारा को गुस्सा आ गया। अभी मुस्कुराते हुए बोला, ब्यूटीफुल गर्ल, माई सेल्फ अभी मेहरा। क्या तुम मुझे अपना खूबसूरत नाम बताओगी? वैसे पहले तो मैंने तुम्हें इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। तुम न्यूकमर हो क्या? फिर उसने एटीट्यूड में कहा, अगर तुम न्यूकमर हो, तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और अगर कोई तुम्हें परेशान करे, तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। अभी की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सारा ने ऐसा कुछ कह दिया, जिसे सुनकर अभी के कानों से खून निकलने लगा। पीछे छुपे उसके दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे, और आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अभी का पूरा स्टाइल धरा का धरा रह गया, और सारा बिना रुके अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। कैसा लगा ये पाठ? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे के पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।